हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम भारत का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को भी हमने शामिल किया है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम भारत के राष्ट्रपति पर आधारित समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये हमारा पार्ट पहला रहेगा। इसमें हम बेसिक और जो फैक्चुअल सवाल है उनके ऊपर चर्चा करेंगे और बाद में और महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें। आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं जहां आपको अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज उपलब्ध है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हम जिन प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? यानी भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता यानी विपक्ष का नेता और भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, उसका प्रमुख होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति नीति है किसमें? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। संघ की कार्यपालिका शक्ति नीति है किसमें? क्या होगा राइट आंसर? आप अपने आंसर का चयन करें, गैस करिएगा, अनुमान लगाएं। ऑप्शन बी राइट होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नीति है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 इसके बारे में बात करता है। वो आर्टिकल अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नीति होगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 यह व्यवस्था करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद के बारे में बात करता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 52। और आर्टिकल 53 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नीति होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नीति होगी, यह बात आर्टिकल 53 करता है। जबकि आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन शामिल होगा उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 54। और आर्टिकल 55 जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसका निर्वाचन मंडल की जो प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी, उसकी रीति क्या है और विजयी जो कोटा है वो क्या है उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 55। और कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या रहेगा उसके बारे में आर्टिकल बात करता है 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा उसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राइट होगा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत की जो 3 सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना,
इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र सेनाओं यानी जल, थल और वायु, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, यानी उनका प्रमुख होता है। उनकी नियुक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति करता है। जल, थल और वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद होता है, उसे आप कहां ले जाएंगे, किसे निर्देशित करेंगे, उनके विवादों का निपटान कौन करता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? संसदीय समिति करती है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, निर्वाचन आयोग करता है, उच्चतम न्यायालय करता है। क्या होगा 5 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन करेगा? तो 5 नंबर सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा। उच्चतम न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट है जो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय करता है। क्या यह बात भारतीय संविधान में वर्णित है? हाँ, बिल्कुल वर्णित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान का आर्टिकल 71 यह बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। ये राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, यहां भारत निर्वाचन आयोग है या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं, और संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? आप आंसर को गैस करें। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो ऑप्शन सी राइट होगा। भारत निर्वाचन आयोग या राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, वो है जो राष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इनके चुनावों का संचालन करता है। जबकि जो स्थानीय स्वशासन के विषय है, स्थानीय जो सरकारें होती, पंचायती राज, उनके चुनावों का चुनाव कौन करवाता है? तो उनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। यानी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव है जो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि भारतीय संसद के दोनों सदनों के चुनाव, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव और राज्यों का विधान परिषद और विधान सभा, इनका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? जैसे भारत के राष्ट्रपति बनने की जो योग्यताएं हैं, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यानी यदि राष्ट्रपति लाभ का पद धारण किए हुए हैं तो उसे उस पद को छोड़ना पड़ेगा। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल करता है? क्या संघीय संसद करती है? क्या उच्चतम न्यायालय करता है? क्या संघ लोक सेवा आयोग करता है? यानी कौन सा पद लाभ का पद है या नहीं है, इस बात को कौन साबित करेगा? इसका निर्णय कौन लेगा कि यह पद लाभ का पद है और यह लाभ का पद नहीं है? इसका निर्णय कौन लेता है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत की जो संसद है
वो इसके बारे में निर्णय लेगी कि कौन सा पद लाभ का है और कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये जो पद है ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। ध्यान रखिएगा मित्रों, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ के मंत्री और राज्यों के मंत्री ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। भारतीय संसद ने इनको लाभ के पद से उन्मुक्तियां प्रदान की है, यानी छूट दे रखी है। ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये जो पद होता है, राज्यपाल का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, संघीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में वो मंत्री, और राज्य मंत्रिपरिषद होती है उसके मंत्री, वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माने जाते हैं। तो बात यहां आपको क्लियर हो गई होगी कि लाभ के पद का निर्णय संसद करती है, भारतीय संसद, कौन सा पद लाभ का पद है या नहीं है। जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ के मंत्री और राज्यों के जो मंत्री होते हैं वे लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। और जब वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएंगे तो वे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्य हैं। प्रत्याशी, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए वो योग्य हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की, उसमें कहा गया कि भारतीय नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो और किसी लाभ के पद पर न हो, यानी किसी लाभ के पद पर न हो। यदि वह राज्यपाल, राष्ट्रपति है पूर्व में, उपराष्ट्रपति है वर्तमान में, या किसी संघ के अंतर्गत मंत्री का पद धारण किए हुए है, या राज्यों के अंदर किसी मंत्री का पद धारण किया हुआ है, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त यानी मजबूत है? अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए कौन उत्तरदायी है? अनुसूचित क्षेत्र, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन डी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है, मजबूत है, उत्तरदायी है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, या अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर सकता है, या उसे बाहर कर सकता है। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारतीय संविधान की अनुसूची 5 और अनुसूची 6 अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, यानी अनुसूची 6 और अनुसूची 5 अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा, सभी विकल्प सही है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करें। ऑप्शन बी राइट होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली है, उसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है। यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय वोट मत प्रणाली द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा आपका। एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, यह किन के चुनावों में अपनाई जाती है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में इसे अपनाया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में अपनाया जाता है। यह फैक्ट आप नोट करिएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? ऑप्शन ए राइट होगा, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। जो अंतिम अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वो मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही घोषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 बात करता है। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है, जबकि 356 है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। और भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा है। यानी भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? यानी लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 2 सदस्य, 3 सदस्य, एक भी नहीं, 12 सदस्य। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप चयन करें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा, एक भी नहीं। अब जानिए कारण क्या है। राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं कर सकता। कारण क्या है देखिएगा, क्योंकि 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है, भारतीय संविधान में 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है, उसके तहत राष्ट्रपति जो पूर्व में एंग्लो इंडियन समुदाय की 2 व्यक्तियों को मनोनीत करता था यदि उनका समुचित प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं है। यानी पूर्व में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत करता था जब उनका लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तब। लेकिन वर्तमान में जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ है उसमें जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो आरक्षण व्यवस्था थी वो 25 जनवरी 2020 तक थी। यानी 25 जनवरी 2020 तक थी। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत जो SC/ST के जो आरक्षण की व्यवस्था है उसे 10 वर्षों के लिए और बढ़ाया गया 104वें संविधान संशोधन के तहत, और उसमें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो मनोनीत करने का जो आरक्षण था उसे वही खत्म कर दिया गया है, उसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो अब भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य मनोनीत नहीं कर सकता है। ऑप्शन सी राइट होगा। यानी लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, भविष्य की बात हो रही है, तो एक भी नहीं, क्योंकि एंग्लो इंडियन समुदायों का जो प्रतिनिधित्व था उसे 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक 104वां संविधान संशोधन के बारे में नहीं पढ़ा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जो हमारे YouTube चैनल स्टडी जीके की प्लेलिस्ट पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस समाधान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है?
यानी भारत के राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्तियां हैं। और वही समाधान की शक्तियां किस आर्टिकल में है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां देता है। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 भारत के राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां देता है। और उसके अंतर्गत वह कौन सी शक्ति है जिसमें राष्ट्रपति दंड की प्रकृति को बदल सकता है, यानी दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? लघुकरण, परिहार, स्थगितीकरण, पर विलंबन। क्या होगा 12 नंबर सवाल का राइट आंसर आप चयन करें। समाधान की वह शक्ति जिसके तहत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है। दंड की प्रकृति को बदलना किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा, लघुकरण। लघुकरण समाधान की वह शक्ति है, ध्यान से सुनेगा, लघुकरण समाधान की वह शक्ति है जिसके तहत भारत का राष्ट्रपति मृत्युदंड होता है, मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल सकता है। यानी लघुकरण युक्ति के तहत भारत का राष्ट्रपति मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल सकता है, यानी दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 जिसके तहत भारत का राष्ट्रपति लघुकरण की युक्ति के तहत मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देता है। यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है तो भारत का राष्ट्रपति उसे क्षमा याचना के दौरान लघुकरण युक्ति के माध्यम से उसे कठोर कारावास में बदल देगा। यहां क्या हुआ? यहां दंड की प्रकृति है उसे बदल दिया गया है, मृत्युदंड था उसे कठोर कारावास में बदल दिया गया है। जबकि प्रविलंबन, जो प्रविलंबन है, इस युक्ति के तहत क्या भारत का राष्ट्रपति क्या करता है कि कुछ समय के लिए मृत्युदंड को टाल सकता है। प्रविलंबन युक्ति के तहत भारत का राष्ट्रपति कुछ समय के लिए जो मृत्युदंड है, यदि किसी व्यक्ति को फांसी हो रही है तो उसको कम समय के लिए टाल सकता है, उसे क्षमा याचना का मौका दे सकता है इस प्रविलंबन युक्ति के तहत। जबकि परिहार युक्ति है, परिहार युक्ति के तहत भारत का राष्ट्रपति सजा में मात्रात्मक परिवर्तन कर सकता है, यानी सजा में मात्रात्मक परिवर्तन कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा है तो परिहार युक्ति के तहत भारत का राष्ट्रपति उसकी सजा को 1 वर्ष कर सकता है, यानी सजा को कम कर सकता है। परिहार युक्ति के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल सकता है, परिहार युक्ति के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। तेरह नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? विधायकीय सत्र से मतलब है संसद का सत्र, यानी निम्नलिखित में से कौन विधायकीय या संसद के सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? यानी राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। क्या होगा 13 नंबर सवाल का राइट आंसर? तो 13 नंबर सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो संसद के सत्र को स्थगित, यानी उसका सत्रावसान और आहूत कर सकता है, यानी संसद के सत्र को आहूत करेगा भारत का राष्ट्रपति और उसे समाप्ति यानी सत्रावसान भी भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, और संसदीय सत्र को स्थगित करने की जो अधिसूचना है वो भी भारत का राष्ट्रपति जारी करता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? यूपीएससी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति है जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित कर सकता है या घोषित करता है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बात करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है, घोषित करने की शक्ति रखता है आर्टिकल 360 के तहत। और वित्तीय आपातकाल के दौरान भारत सरकार के सभी कर्मचारी या मंत्री जो भी है उनके जो वेतन है उसे कम कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में भी कमी की जा सकती है वित्तीय आपातकाल के दौरान। यह फैक्ट आप नोट करें। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भी कम किए जा सकते हैं वित्तीय आपातकाल के दौरान। और भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल कितने समय तक लागू किया जा सकता है? 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा। वित्तीय आपातकाल की कोई भी अधिकतम अवधि नहीं है, कोई फिक्स अवधि नहीं है इसकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्रह नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? यानी कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचक, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें भाग नहीं लेता है या हिस्सा नहीं लेता है? दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य, यानी विधानसभा के मनोनीत सदस्य। क्या होगा 17 नंबर सवाल का राइट आंसर? कौन है जो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग नहीं है या भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन लोग शामिल होंगे। तो आर्टिकल 54 के अनुसार दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, यानी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य इसमें भाग लेंगे, प्लस विधानसभा के चुने हुए सदस्य इसमें भाग लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य, और प्लस दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुने हुए सदस्य, केवल चुने हुए सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के भाग होंगे। जबकि विधानसभा के नामांकित सदस्य और विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य प्लस विधानसभा के मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे जम्मू कश्मीर, क्योंकि मित्रों 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया था, जो दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया गया था। यानी 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लाया गया था, जिसे दोनों सदनों ने पास कर दिया। उसके बाद राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दे दी और उसके तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत,
और 35A के तहत, 370 और 35A के तहत जो जम्मू कश्मीर को विशेष शक्तियां प्राप्त थी उसे समाप्त कर दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि आर्टिकल जो 370 है, 370 की धारा 1 को छोड़कर समस्त जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए, समस्त विशेषाधिकार थी उन्हें समाप्त कर दिया गया है। लेकिन धारा 370(1) अभी भी बरकरार है। आर्टिकल 35A कौन जम्मू कश्मीर का निवासी होगा उसे भी खत्म कर दिया गया है, यानी 35A को समाप्त कर दिया गया। धारा 370(1) को छोड़कर इसके सभी खंड समाप्त कर दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। यानी उस जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। जबकि जम्मू कश्मीर में पुडुचेरी की तरह विधानसभा स्थापित करने का प्रावधान किया गया। यानी जम्मू कश्मीर है जो पुडुचेरी की तरह उसमें विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख चंडीगढ़ की तरह रहेगा, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की तरह। इस प्रकार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? यानी भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए? क्या होगा राइट आंसर? आप गेस करें। ऑप्शन बी राइट होगा। भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। यानी भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। और भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। क्या यह बात भारतीय संविधान में वर्णित है? हाँ, बिल्कुल बात वर्णित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 56 भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 56 है जो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात करता है। वो कहता है कि भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक कार्यकाल अपना कार्य कर सकता है। 5 वर्ष तक पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक भारत का राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। और वो यदि संविधान का अतिक्रमण करता है या त्याग पत्र देता है तो वह अपना पद खाली कर सकता है। त्याग पत्र के माध्यम से या संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया के बाद वह अपना पद खाली कर सकता है। अन्यथा वह 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है पद ग्रहण की तारीख से। यह आप बात नोट करिएगा। भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपने कार्यकाल रखता है। हालांकि यह भी प्रावधान है कि 5 वर्षों में जब 5 वर्ष समाप्त हो जाएंगे तो 6 महीने पहले राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल में ही, 5 वर्षों के कार्यकाल में ही अगले टाइम के राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो करवाने आवश्यक है। और उनके उत्तराधिकारी है उसका चयन करना आवश्यक होता है। जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करता तब तक भारत का राष्ट्रपति पद पर रहता है, अपना पद खाली नहीं करता है। यानी जब तक इनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है तब तक भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है, चाहे इनका कार्यकाल पूरा हो गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
19 नंबर सवाल क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, कौन होते हैं? अभी हमने चर्चा की है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन लोग शामिल होंगे? संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। क्या होगा 19 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन बी राइट होगा। संसद के दोनों सदनों के तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भागीदार होते हैं। और विधानसभाओं में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भी शामिल होती है। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भी इनमें शामिल होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें विधान परिषद शामिल हो गई। सी क्यों गलत हुआ? क्योंकि सभी सदस्य शामिल नहीं होते, यानी मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा 20 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन डी राइट होगा। भारत की संसद महाभियोग के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? यानी अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्यों लाएंगे आप? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्यों लाई जाती है? जब भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। और यह किस में लाई जाएगी? क्या लोकसभा में लाई जा सकती है? क्या राज्यसभा में लाई जा सकती है? क्या संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है? या उच्चतम न्यायालय में लाई जा सकती है? 21 नंबर सवाल कह रहा है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है? यानी महाभियोग की जो कार्यवाही है वो कहां पर शुरू की जा सकती है? क्या लोकसभा में शुरू की जा सकती है? क्या राज्यसभा में शुरू की जा सकती है? क्या संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है? या ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में शुरू की जा सकती है? तो ऑप्शन सी राइट होगा। यानी संसद के किसी भी सदन में आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पहले लोकसभा में शुरू करें या उसके बाद राज्यसभा में शुरू करें, या आप पहले राज्यसभा में शुरू करें या लोकसभा में शुरू करें बाद में। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। संसद के किसी भी सदन में आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। यदि उसने संविधान का अतिक्रमण किया है तो आप भारतीय संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और महाभियोग की संबंधित राष्ट्रपति से कौन से अनुच्छेद संबंधित है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61 महाभियोग से संबंधित है। ये दोनों अनुच्छेद महाभियोग से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो ऑप्शन डी राइट होगा
यानी कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। यदि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, तो भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, या वह अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले त्याग पत्र देकर ही पद मुक्त हो सकता है। यानी भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देके अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले ही पद को खाली कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? यानी राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता। ऑप्शन ए राइट होगा। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की जो शपथ है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। और भारत राष्ट्रपति से संबंधित जो शपथ का प्रावधान का है, तो आर्टिकल 60 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल 60 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब राष्ट्रपति मृत्यु यानी जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या वो अपना त्यागपत्र दे देता है, पदच्युत हो जाता है, या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? यानी उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक कार्य कर सकता है, यदि ऐसी स्थिति होती है तो? इन स्थितियों में भारत का उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में? और जब भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तब उसे राष्ट्रपति की समस्त सभी शक्तियां प्राप्त होती है। 5 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 6 माह के लिए। यानी भारत का उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है? ऑप्शन डी राइट होगा, 6 माह के लिए। 6 माह तक उपराष्ट्रपति है जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यवाहन कर सकता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। और 6 महीने के अंतर्गत उसे यानी 6 महीने के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, तो इन 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करवाने होंगे। यानी जब मृत्यु की स्थिति आ जाती है और राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करवाने आवश्यक होते हैं मृत्यु की स्थिति में। और जब 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करवाए जाएंगे और भारत का राष्ट्रपति, नया राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करेगा, तो वह शेष अवधि के लिए नहीं रहेगा, वह पूर्ण 5 साल के लिए कार्य करेगा। जब भी राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारणों से जब पद खाली हो जाता है और नए राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, वो शेष अवधि के लिए नहीं होते हैं, वो पूरे 5 साल की अवधि के लिए करवाए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। यानी जब भी राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव होगा तो वह शेष अवधि के लिए नहीं होगा, वह पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट है। उपराष्ट्रपति है जो 6 माह के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कार्य कर सकता है और उस दौरान उपराष्ट्रपति को समस्त वे शक्तियां प्राप्त होगी जो राष्ट्रपति को होती है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे?
भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, डॉक्टर एच राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन ए राइट होगा। वीवी गिरी है जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। पहले कौन थे? तो पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ये ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब तक भारत के 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। सर्वाधिक अवधि तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये 2 बार राष्ट्रपति बने हैं भारत के। उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन 2 नंबर भारत के राष्ट्रपति थे, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ये पहले प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। यानी यह पहले राष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और जो चौथे राष्ट्रपति है वो थे आपके वीवी गिरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्वेंटी 6 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। संसद हटा सकती है यदि उन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है तो महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। और महाभियोग से कौन से आर्टिकल संबंधित है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 56 और 61 महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। 56 है जो महाभियोग का आधार क्या रहेगा उसके बारे में बात करता है, और 61 इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करता है। महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है 61, जबकि 56 संविधान का अतिक्रमण इस आधार को बताता है। ट्वेंटी 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसहमति से चुने जाने वाला अभी तक एकमात्र उदाहरण है। यानी भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसहमति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। यानी भारत का वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध नियुक्त हुआ या चुना गया, यानी भारत का वह एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुआ है, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एच राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी राइट होगा। नीलम संजीव रेड्डी अब तक इतिहास में पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे, सर्वसहमति से निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। और अभी तक यह केवल एक ही उदाहरण है, यानी अभी तक एक ही ऐसे राष्ट्रपति हुए नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए थे, सर्वसहमति से चुने गए थे। और नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को शपथ ग्रहण किया था। 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ग्रहण किया था। और उसके बाद भारत में एक राष्ट्रपति के शपथ की एक क्या परंपरा बन गई है। भारत का राष्ट्रपति जब भी चुनाव होते हैं तो 25 जुलाई को शपथ लेता है। 5 वर्ष के बाद जब भी चुनाव होते हैं कार्यकाल के बाद, तब भारत का राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेता है। यह एक परंपरा बन गई है, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली थी, जब वो निर्विरोध चुने गए थे, उसके बाद एक परंपरा बन गई है जब भी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं 5 वर्ष के पश्चात, कार्यकाल के पश्चात, तब भारत का राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ ग्रहण करता है। ऐसा भारतीय संविधान में कोई वर्णन नहीं है, यह एक परंपरा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो अमेरिका का राष्ट्रपति है जो
20 जनवरी को शपथ ग्रहण करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति है जो 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है और वो अपने जीवन में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति के लिए चुना जा सकता है। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति है जो 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं निर्वाचित हो सकता। 2 बार से अधिक वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अमेरिका को कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है प्रति 4 वर्ष का होता है और वह 20 जनवरी को शपथ लेता है। जबकि भारत का कोई भी व्यक्ति अनगिनत बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन पर बात करता है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 57। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्वेंटी 28 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बात करता है कि भारत का राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 57। ऑप्शन डी राइट होगा। अनुच्छेद 57 है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की बात कर सकता है। यानी यह कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति है जो पुनः निर्वाचित हो सकता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। जैसे कि हम माने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं और वो 3 बार भी बन सकते थे, 4 बार भी बन सकते थे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? यानी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। हम पहले चर्चा कर चुके, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और ये ऐसे प्रथम राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए थी पहली बार। यानी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? यानी भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट होगा। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, जबकि प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त इनकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? यानी जब ऐसा मौका आए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? कहने का मतलब यह है कि यदि भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे और ऐसी स्थिति हो कि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर न हो, उनका पद भी खाली हो, तो ऐसी स्थिति में कौन है जो भारत के राष्ट्रपति की रूप में कार्य करेगा? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, क्या होगा राइट आंसर? आप चयन करें। ऑप्शन बी राइट होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी जब ऐसी स्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के रूप में, यानी त्यागपत्र जब वो देता है तो उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं हो, ऐसी स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और जब भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब उसे राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होगी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? यानी सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है या निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करें कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति है जो सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला करता है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ 34 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। इनमें से किन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। थर्टी 34 नंबर सवाल का ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। यानी भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, उसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग, सीएजी, इसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन भारत का महान्यायवादी और राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। यह बात आप नोट कर सकते हैं। भारत का महान्यायवादी और किसी राज्य का राज्यपाल, वे भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन यह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 35 और आपकी स्क्रीन पर रहा ये 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? यानी इनमें से वो कौन है जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा नहीं करता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा 35 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें। थर्टी 35 नंबर सवाल का ऑप्शन ए राइट होगा। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से उसका चयन किया जाता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष है जो जिसका चयन लोकसभा सदस्यों में से किया जाता है, और उसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कोई अलग से शपथ नहीं लेता है, वे एक लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को कोई अलग से शपथ नहीं लेनी होती है, वह एक लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। यह बात भी आप नोट करिएगा। भारत का राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। यह आप महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, प्रोटेम स्पीकर जो एक अस्थायी स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्न में से कौन अपने पद पर रह सकता है? यानी भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक इनमें से कौन है जो अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी राइट होगा। राज्यपाल है जो राष्ट्रपति की मर्जी तक ही अपना पदभार संभालता है या ग्रहण करता है। यानी राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकता है, और राज्यपाल को हटाने के कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है। यानी
राज्यपाल को हटाने संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है और राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को अपने पद से हटा सकता है, ध्यान रखिएगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? यानी वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? ऑप्शन सी राइट होगा, भारत के राष्ट्रपति की। ऑप्शन सी राइट होगा, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है वित्त बिल के लिए, वित्तीय बिल के लिए। 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। यानी भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का पालन किया जाता है। केवल राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है, तो यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत, जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं हो या एक सत्र सदन में नहीं हो, तब भारत का राष्ट्रपति को लगे कि कोई कानून की आवश्यकता है, विधि की आवश्यकता है, तो वह राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। आपातकाल की घोषणा कर सकता है और क्षमा प्रदान कर सकता है। जो क्षमा प्रदान की जो राष्ट्रपति की शक्तियां 72 के अंतर्गत, उसके तहत। 39 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? यानी कोई कानून का प्रश्न निहित है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? क्या भारत के प्रधानमंत्री को है, क्या राष्ट्रपति को है, क्या किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायालय को है, किसी भी उच्च न्यायालय को है, या उपरोक्त सभी को? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसके बारे में हमने अभी बात की है। आर्टिकल 143 किसी विधि के प्रश्न पर राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 143। जब भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा, वह उसके परामर्श को माने या नहीं माने, यह राष्ट्रपति का कर्तव्य है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को राष्ट्रपति माने या नहीं माने, यह राष्ट्रपति का कर्तव्य है, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे या नहीं दे, यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। तो आज हमने राष्ट्रपति से संबंधित 40 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की, साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार रहेगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 के साथ, राष्ट्रपति से संबंधित और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।